ये कविता व्यंग की सुनाई। ये देखिए कई तरह की कविताएं बन जाती है, हम जाते हैं कवि सम्मेलन में, लोग मिलते हैं, कविताएं बनती है। एक मित्र बोले धमचक जी विवाह के समय आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरता है। मैंने कहा भरता है? बोले बताइए ऐसा क्यों करता है? मैंने कहा इसमें कोई क्या करे, अरे सिंदूर नहीं तो क्या सीमेंट भरे। हाय हाय। अरे सिंदूर नहीं तो क्या सीमेंट भरे, फिर सीमेंट का कलर हरा होता है, सिंदूर का कलर लाल होता है, जिसे भरने के बाद आदमी पहली बार हलाल होता है। क्या बात है। और हलाल होने की पहली शर्त है आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरे, फिर जीवन भर उसके मांग की पूर्ति करे। और बेचारा करता है, और जो नहीं करता है वो जीवन भर अटल बिहारी रहता है, और जो जीवन भर अटल बिहारी रहता है। देखिए एक तरह से शादी का नाम सुनते ही कुंवारों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, और शादीशुदा के मन में बवंडर उठने लगते हैं। एक बार मैंने कुंवारे से कहा कि यार अब तो बीबी लिया, वो बोला सोच तो मैं भी रहा हूँ मगर किसकी लाऊं। मैं कविता से जोड़ना चाहता हूँ। ये देखिए आज आदमी जिसे देखो वो आप टेंशन में मिलता है, जिसे देखो आप चिंता में मिलता है। और चिंता के माध्यम से देखें बात कि आज आदमी चिंता में जीता है, चिंता में मरता है, और चिंतन की बजाय बस चिंता करता है। चिंता भी कई कई होती है, कुछ पुरानी तो कुछ नई होती है। जैसे पिता को पुत्री की शादी की चिंता, सरकार को आबादी की चिंता, बेरोजगार को रोजगार की चिंता, गरीब को महंगाई के मार की चिंता, सुंदरी को अपने केस की चिंता, और जितने भी लोग फालतू हैं उन सबको देश की चिंता। तो एक फालतू सज्जन मेरे पास आए, साथ में ताजा अखबार लाए, उसे पढ़ते हुए बोले कल रात अकस्मात एक महिला पड़ गई पुलिस के हाथ, और पुलिस वालों ने मिलकर फिर उसके साथ बला का सत्कार किया। मैंने उत्तर दिया इतनी सारी बुराई तो नहीं है पुलिस के पास में, अरे तंदूर से भी बड़े बड़े कांड होते हैं आजकल नेताओं के निवास में। मैंने एक अनपढ़ नेता से कहा, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी का महत्व देखें। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री हुए हैं जो अनपढ़ हुए हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ व्यंग देखिएगा। मैंने एक अनपढ़ नेता से कहा माननीय नेताजी यदि आप पढ़े लिखे होते तो क्या होता? नेताजी बोले तब कष्ट बहुत बड़ा होता, मैं भी किसी बेरोजगार की तरह नौकरी की लाइन में खड़ा होता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं, जिस देश में मेहनत करने वाले झोंपड़ी में और मक्कारी करने वाले महलों में रहते हैं उस व्यवस्था को हम प्रजातंत्र कहते हैं। और प्रजातंत्र में मजा ही मजा है। यहाँ कौन व्यक्ति करता है जुर्म और कौन व्यक्ति पाता सजा है। इतना सुनकर मित्र जाने लगा। जाते जाते फिर देश के बारे में बताने लगा, कहाँ क्या चल रहा है, किस नेता के पेट में कौन सा कांड पल रहा है, कौन सा नेता कब अपना दल बदल रहा है। वैसे बदलने के नाम पर देश की हवा बदल रही है, विरोधियों में एकता चल रही है, अंतुले तुल रहे हैं, पुराने पाप धुल रहे हैं, धीरे धीरे सबके दरवाजे खुल रहे हैं। मैंने कहा जनता की किस्मत के दरवाजे कब खुलेंगे? वे बोले इसका उत्तर देने के लिए हम आपको अगले जन्म में मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि इस जन्म में इस देश की जनता का मन भर गया है। अरे आज भाई तो जिंदा है मगर भाईचारा मर गया। हाय वाह दादा जिंदाबाद। और जब भाईचारा मर जाता है तब भाई नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नजर आता है। फिर भाई के हाथ भाई के खून से सन जाते हैं और धार्मिक स्थल आतंकियों के शरण स्थल बन जाते हैं। तो आओ हम सब मिलकर कस्में खाएं, धर्म के नाम पर दोबारा देश न बंटने पाएं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या पठान, क्या मंदिर, क्या मस्जिद और क्या गुरुद्वारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक कविता से और जोड़ना चाहता हूं। देखिए हिंदुस्तान में आज हम 70 साल हो गए। कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने 2 जातियां बनाई, एक स्त्री और एक पुरुष, और इंसान ने 2 जातियां बनाई, एक अमीर और एक गरीब। हिंदुस्तान के जितने भी गरीब हैं उन सबको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उन सबको इस प्रकार की व्यवस्था करें कि वो सब आगे आएँ। मगर पिछले 70 साल से आरक्षण जो हमारे यहाँ पर सत्ता प्राप्ति का साधन हो गया है। इसलिए एक व्यंग की कविता सुनाना चाहता हूँ। देखिएगा कि कुछ मृत आत्माएं पहुंची यमराज के दरबार में। पूछा यमराज ने कि आप भारतवासी हैं? मृत आत्मा बोली नहीं हुजूर, हम तो हरिजन आदिवासी हैं। यमराज बोले ये आप क्या कहते हैं? भारत में आजकल क्या भारतवासी नहीं रहते हैं?
मृत आत्मा बोली, हाँ हुजूर, हिंदुस्तान में अब कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई पठान है, कोई बंगाली है, मद्रासी है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, सिंधी है, अडवाणी है, ललवानी है, मुल्तानी है। हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कहता कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कहता कि हम हिंदुस्तानी हैं। यमराज बोले, हिंदुस्तान के ऐसे हालात कब से? मृत आत्मा बोली, हुजूर, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ तब से। जब से हिंदुस्तान स्वतंत्र है तब से राजनीति पैसा कमाने का एक यंत्र है, और इस यंत्र ने भारतीयता को जड़ से काट दिया है, और वोटों की राजनीति ने हिंदुस्तान को जाति, धर्म और भाषा के झगड़ों में बांट दिया है। तो राजनीति का नाम सुनते ही यमराज बोले, राजनीति क्या भला है? तो मृत आत्मा बोली, हुजूर, ये एक ऐसी कला है जिसमें कई कलाकार लगे हैं जो नेता बनकर देश की गरीबी हर रहे हैं और शुरुआत अपने ही घर से कर रहे हैं। तो हे यमराज, तो इन गरीबों की गरीबी हटा ले और हिंदुस्तान की धरती से इन भ्रष्ट नेताओं को उठा ले। नेता का नाम सुनते ही यमराज बोले, नेता क्या चीज है? मृत आत्मा बोली, हुजूर, ये वो धतूरे का बीज है जो मौसम बेमौसम खिलता है, और हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी जगह है जहां यह नहीं मिलता है। हुजूर, इन नेताओं के चक्कर में हम एक ट्रक से टकरा गए, आरक्षण रैली में भाग लेने जा रहे थे, आपके पास आ गए, और आपने भी हमें हिंदुस्तान की तरह आरक्षण नहीं दिया, तो कसम भारतीय संविधान की, आपकी भी वही हालत कर देंगे जो हालत है हिंदुस्तान की। जय हो, जय हो, वाह। इतना सुनते ही यमराज बोले, भारत में फैल रही जात पात की जहरीली हवाओं का जहर मेरे यहाँ मत फैलाओ, मेरे यमलोक को यमलोक रहने दो, इसे हिंदुस्तान मत बनाओ, इसे हिंदुस्तान मत बनाओ, इसे हिंदुस्तान मत बनाओ। और अंत में एक छोटी सी कविता और सुनाता हूँ कि देखिए, स्वागत दादा। अभी योगी जी ने मथुरा और वृंदावन में मदिरा और मांस का निर्यात प्रतिबंध कर दिया है। मांस नहीं खाना चाहिए। वो एक जीव, किसी जीव की हत्या हम करते हैं, उसको खाते हैं, उसके भी माता पिता या उसके भी मन में एक दर्द होता है। और शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? एक व्यंग रचना देखें कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल झांसी, वहाँ एक कवि सम्मेलन में मुझे चलने लगी खांसी, तो एक ठाकुर साहब मंच पर आए, धीरे से मेरे कान में फुसफुसाए, धमचक जी जरा मंच के पीछे आइए। और जब हम पहुँचे तो शराब की बोतल निकाल के बोले, थोड़ी सी लगाइए। मैंने कहा, किस लिए? वे बोले, इसलिए कि इसके पीने से आपके बदन में फुर्ती आएगी, दूसरा आपको जो खांसी चल रही है वो चली जाएगी। मैंने कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती है, भला शराब पीने से क्या खांसी जाती है? वे झल्ला कर बोले, आप पिएंगे नहीं तो बात समझ में आएगी क्या? और इसके पीने से हमारी जागीरी चली गई तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या? ऐसे ऐसे व्यंग की कविता निकल आती है। और एक कविता से मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो विसंगतियाँ होती हैं, उन विसंगतियों पर, क्योंकि ये विषबाण का कार्यक्रम है और मैं व्यंग बाण की आज कविता सुना रहा हूँ। और एक व्यंग कविता और सुनिएगा कि हमारे देश में कई योजनाएं चलती है, उन योजनाओं का लाभ लोग ले लेते हैं अलग अलग प्रकार से। कि साक्षरता अभियान के दौरान शिक्षक ने लोगों से कहा, श्रीमान, क्या आप जानते हैं, पढ़ाई का महत्व पहचानते हैं? पढ़ने लिखने से कई गधे महान हो गए और आज अच्छी जगह विराजमान हो गए। इतना सुनते ही रामलाल आया शिक्षक के पास में, बोला, तब तो मेरे गधे को भर्ती कर लीजिए आपकी क्लास में। अब रामलाल की बात सुन शिक्षक हंसा, फिर सोचने लगा कि चलो अच्छा गधा फंसा, पहली बार ऐसा अवसर आया है कि गधा गधे को साथ लाया है। फिर शिक्षक ने रामलाल से कहा, तेरे गधे को हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, देश का नेतृत्व करने के लिए इसे हम नेता बनाएंगे। नेता का नाम सुनते ही रामलाल बोला, गुरुदेव रहम खाइए, इस गधे को नेता मत बनाइए, नहीं तो नेता बनते ही आदमी आदमी में भेद करेगा, जिस थाली में खाएगा उस थाली में छेद करेगा, कुर्सी के लिए जिएगा, कुर्सी के लिए मरेगा। और गधा नेता बन गया तो नेता का क्या, बेचारे गधे का ही स्टैंडर्ड गिरेगा। शिक्षक ने कहा, ठीक है, तेरी निगाह में नेता बुराई का प्रतीक है, तो मंडल के कमंडल का लाभ लेते हैं, कोटे के अंतर्गत इसे हम डॉक्टर बना देते हैं। रामलाल बोला, गुरुदेव, कोटे से डॉक्टर बना तो अर्थ का अनर्थ करेगा, मरीज के पर्स और अस्पताल की नर्स पे ध्यान धरेगा, अरे इलाज तो निमोनिया का करेगा और मरीज मलेरिया से मरेगा। शिक्षक ने कहा, यार बात तेरी सच्ची है, इससे तो भी शिक्षक की नौकरी अच्छी है जिसकी बंदी बंदाई आय है। शिक्षक के बारे में तेरी क्या राय है? रामलाल बोला, गुरुदेव, शिक्षक वो तो अल्लाह की गाय है जिसके किस्मत में 2 वक्त की सूखी रोटी और 1 वक्त की चाय है। शिक्षक बनकर ये क्या कर पाएगा, क्या खाएगा, क्या खिलाएगा? इसकी जिंदगी सदा अभाव में बीतेगी और नौकरी कभी जनगणना
तो कभी पशु गणना करने में बीतेगी। बहुत अच्छे दादा। शिक्षक ने फिर चीड़ कर कहा, तू कहता है शिक्षक ऐसा रहेगा, डॉक्टर वैसा रहेगा, अच्छा चल बताइए इंजीनियर कैसा रहेगा। रामलाल बोला, गुरुदेव अंग्रेज लोग इस देश में 50 साल के लिए पुल बनाते थे, 100 साल चलते थे फिर भी नहीं हिलते थे। आज के इंजीनियर 50 साल के लिए पुल बनाते हैं, बारिश की पहली बाढ़ में बह जाते हैं, पुल की जगह पिल्लर रह जाते हैं। इसका क्या कारण है? रामलाल बोला, गुरुदेव ये हमारी राष्ट्रभक्ति का उदाहरण है। शिक्षक बोले, रामलाल बोला, गुरुदेव रहम खाइए, मेरे गधे को गधा ही रहने दीजिए, इसे इंसान मत बनाइए, इंसान मत बनाइए।